हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश कर लिया है और आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स। तो आज हम इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इंटीग्रल्स किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स। देखो लास्ट क्लासेस में, लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f(x) है और उस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है, उस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव को आप f' x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस फंक्शन के डेरिवेटिव को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f' x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस फंक्शन का, अगर उस डेरिवेटिव का, अगर आपसे उस डेरिवेटिव से प्रीवियस फंक्शन पूछा जाए, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा और फिर आपसे पूछा जाए कि ये किसका डेरिवेटिव है, रिवर्स ऑर्डर में चीजें आपसे पूछी जाए कि भाई ये f' किसका डेरिवेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। और रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपको f(x) मिल जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसने उसको आपने डेरिवेटिव किया तो आपको एक फंक्शन f'(x) मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि f'(x) किसका डेरिवेटिव है, तो आप कहेंगे कि हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, तब हम फाइंड कर पाएंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो रिवर्स जाने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई फंक्शन f'(x) है विच इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, और आपसे पूछा जाए कि fx की वैल्यू फाइंड करो, तो आप कहेंगे कि आपको रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स भी यूज होते हैं सिनोनिमसली। प्रिमिटिव भी यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है प्रिमिटिव। तो ये सारे क्या है? सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग को क्या कहते हैं? यहां पर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रल क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव क्या होते हैं? एंटी डेरिवेटिव किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस एंटी डेरिवेटिव होता है, और एंटी डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप इंटीग्रेशन कहते हैं। तो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो आपको इसको रिवर्स प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f'(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेरिवेटिव ऑफ f(x) है, इसका मतलब क्या होता है? d यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेरिवेटिव को, और dx यहां पर बताता है किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इस dx को आप इस साइड ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल टू f'(x) इंटू dx हो जाएगा। और ये dx क्या बता रहा है? कि आपको x के रेस्पेक्ट में प्रोसेस को करना है। और जब ये डेरिवेटिव इस साइड आ जाएगा तो f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ f'(x), अगर आपको f(x) फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ f'(x) करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और क्योंकि एंटी डेरिवेटिव लिखने में थोड़ा सा बड़ा होता है तो यहां पर एक हम सिंबल यूज कर लेते हैं, ये आप सिंबल यूज कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ f'(x) विद रिस्पेक्ट टू x इज fx। तो आप समझ सकते हैं कि f'(x) का एंटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या दे देगा? fx दे देगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx और x इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स।
तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो आपको क्या मिल जाता है एफ डैश एक्स, और फिर एंटी डेरिवेटिव निकालें तो अगेन आपको क्या मिल जाता है एफ एक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का आपको इंटीग्रेशन करना है, किसी भी फंक्शन एफ एक्स के डेरिवेटिव का आपको इंटीग्रल निकालना है, तो वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के ही इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को इंटीग्रल निकालना है तो आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहां से समझ सकते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव करें और फिर एंटी डेरिवेटिव कर दें तो आपको ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स ही मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर कोई फंक्शन जिसके साथ आपका कोई k यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करते हैं, k को एज इट इज लिख देते हैं और सिर्फ आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। जब भी किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो आप कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे और सिर्फ आप किसको इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बेसिक प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि अगर आपको 2 और मोर फंक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंटीग्रल निकालना है, 2 फंक्शंस और मोर फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्या निकालना है, आपको इंटीग्रल निकालना है, तो वो हमेशा इक्वल होता है इंडिविजुअल इंटीग्रल के सम के, इंडिविजुअल इंटीग्रल के सम और सब्ट्रैक्शन के। तो आप कह सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ 2 और मोर फंक्शन, समेशन ऑफ 2 और मोर फंक्शन is always equal to the summation or subtraction of the integration of the individual function। तो 2 और मोर फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन उनके इंडिविजुअल सम ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो समझते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, तो अगर मैं एक फंक्शन ले लूं sin x, मैंने एक फंक्शन लिया sin x और इस फंक्शन को मान लो मुझे डेरिवेटिव निकाला, तो आप जानते हो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। लेकिन अगर मैं cos x का क्या निकाल दूं, cos x का एंटी डेरिवेटिव निकाल लूं, तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, sin x ही मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं sin x का डेरिवेटिव निकालता हूं तो मुझे एक cos x मिल जाता है और cos x का फिर एंटी डेरिवेटिव निकाल दूं तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो ओरिजिनल फंक्शन ही मुझे मिल जाता है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। अब आगे समझते हैं। देखो अब हमें कुछ बातें और समझनी है, जैसे कि आप मुझे एक बात बताओ, आप sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन निकालो, sin x प्लस 5 का, तो आप जानते हो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और 5 का 0, तो फाइनली आपको क्या मिला, cos x। लेकिन अगर sin x प्लस 6 का आप निकालें तो आपको cos x प्लस 0, तब भी आपको cos x मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट का एडिशन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो कांस्टेंट जो है आपका क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, वो कांस्टेंट वैनिश हो जाता है। तो अगर आप इस डेरिवेटिव को इस साइड लाएं, अगर इस डेरिवेटिव को आप इस साइड लेके जाएं तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव इधर जाएगा तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। तो cos x का इंटीग्रल आपका क्या आ जाएगा, sin x प्लस 5, और अगर यहां से आप देखें तो ये dx इधर आएगा तो यहां पर आपको इंटीग्रल ऑफ cos x क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos x मिल जाएगा sin x प्लस 6। सिमिलरली कोई भी कांस्टेंट होगा तो आपको हमेशा इंटीग्रल ऑफ cos x क्या मिलेगा, sin x प्लस 5 भी मिल सकता है, sin x प्लस 6 भी, कोई भी यहां पर आप कांस्टेंट लोगे a b c d तो आपको हमेशा sin x प्लस a का डिफरेंशिएशन cos x ही मिलेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 भी मिल सकता है, sin x प्लस 6 भी मिल सकता है, sin x प्लस d भी मिल सकता है, a भी, मतलब कोई भी कांस्टेंट। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इन
इन जनरल आप क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज साइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट। जैसे अगर आपको fx का इंटीग्रेशन निकालना तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx लिख देंगे प्लस सम कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ fx लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, सम कांस्टेंट लिख देंगे। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब देखो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे बेसिक मेथड। जिस तरीके से आपने डेरिवेटिव जब आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जब आपने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तो वहां पर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का या फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज किया था और उस फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करके आपने देखा था कि x पावर n का डिफरेंशिएशन nx पावर n माइनस 1 होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये सारे फंक्शंस कहां से आए, ये सारे फॉर्मूलाज कहां से आए, फर्स्ट प्रिंसिपल से आए। तो जिस तरीके से वहां पर आपके फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, सिमिलरली यहां पर भी एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसे क्या कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल आपके पास होता है। और उस प्रिंसिपल को आप क्या कहते हैं, उस प्रिंसिपल को आप कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है सोच कर, जांच कर, मतलब आपको सोचना है, थोड़ा सा थिंकिंग करनी है और तब आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। यहां पे कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है जैसे कि डेरिवेटिव में था, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव एक ओरिजिनल प्रोसेस है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव क्या है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो डेरिवेटिव निकालने का तो प्रोसेस होता है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव निकालने का कोई प्रोसेस नहीं होता, आपको रिवर्स वे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इस रिवर्स वे को ही आप क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो अगर इस डेरिवेटिव को इस साइड लाएंगे, इस dx को इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जब ये डेरिवेटिव इस साइड जाएगा तो एंटी डेरिवेटिव बन जाएगा, और सिंबल हम यूज कर लेंगे एंटी डेरिवेटिव का। तो आप देख सकते हो cos x का एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल sin x आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं। आपको सिर्फ इंस्पेक्ट करना है, सोचना है, थिंक करना है कि अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको पहले sin x का डिफरेंशिएशन पकड़ना पड़ेगा। sin x के डिफरेंशिएशन को पकड़ेंगे और cos x आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये रिवर्स प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा बाई, जिसे क्या कहते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इसी तरीके से देखो हम कुछ फॉर्मूलेज करने की कोशिश करते हैं, सारे फॉर्मूले हम बनाएंगे, समझते हैं देखो किस तरीके से करते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे डेरिवेटिव और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल, और यहां पे हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, देखो किस तरीके से ये निकालेंगे। देखो आप जानते हो, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक। तो आप जानते हो जैसे sin x का डिफरेंशिएशन, आप जानते हो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि डेरिवेटिव ऑफ sin x आपका cos x होता है, लेकिन ये dx इधर जाएगा तो cos x इंटू dx हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव इधर आएगा तो एंटी डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हो कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि एक हम क्या लगा देते हैं, प्लस कांस्टेंट भी कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली आप जानते हो कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो सिमिलरली यहां पर आप क्या दिखाओगे कि भाई आप जानते हो कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो ये डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, और ये माइनस को, ये इस नेगेटिव टर्म को इधर लाओगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और cos x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि sin x
का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो ये दो हमने फॉर्मूले आपको दिखा दिए। सिमिलरली अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक आपको पता हो और डिफरेंशिएशन आपको बेसिक्स आते हो, तो आप जानते हो कि लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स की बात करें अगर हम, तो लॉग कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आप निकालें तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। देखो करके देखते हैं, ठीक है। लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं। देखो लॉग कॉस एक्स, तो देखो लॉग कॉस एक्स का कैसे करोगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा। लॉग कॉस का 1/cos, फिर कॉस को अगेन करेंगे तो माइनस साइन। तो ये देखो क्या आ जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, माइनस का tan x आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि log cos x का क्या हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो log cos x का डिफरेंशिएशन माइनस tan x है, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस में अगर आप चलें, इस डिफरेंशिएशन को इस साइड अगर लेके जाएं, अगर आप इस डिफरेंशिएशन को इस साइड लेके जाएं तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो और इस नेगेटिव को इस साइड लाओ तो ये पॉजिटिव tan x बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझोगे। अब देखो सिमिलरली आप जानते हो log sin x की बात करते हैं। अब देखो log sin x की बात करते हैं। देखो log sin x, तो आप जानते हो कि log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल से निकालेंगे भाई। log समथिंग का 1/sin x, और sin x को अगेन डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से तो cos x, which is cos x upon sin x, that is cot x। तो आप जानते हो कि log sin x का डेरिवेटिव, log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x होता है। तो अगर ये डेरिवेटिव इस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेटिव, इंटीग्रल। तो cot x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log sin x। तो यहां पर log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x होता है, और cot x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log sin x हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो आपने देखा कि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, तो और tan का इंटीग्रल माइनस लॉग कॉस एक्स, और कॉट का लॉग साइन एक्स। तो इस तरीके से आपने साइन कॉस tan सबका इंटीग्रल निकाल लिया। सिमिलरली आप जानते हो कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x होता है। भाई sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो जब ये डेरिवेटिव इस साइड जाएगा तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप रिवर्स प्रोसेस लगा सकते हो। तो sec x का sec x tan x और sec x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। सिमिलरली आप जानते हो कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x होता है। भाई आप जानते हो कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x होता है। तो ये डेरिवेटिव इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। और ये नेगेटिव, इस नेगेटिव फंक्शन को इस साइड लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव फंक्शन को नेगेटिव। तो आप क्या देख सकते हो कि cosec x cot x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cosec x होता है। तो आप कह सकते हो कि cosec x cot x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cosec x प्लस c होता है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे करते हैं। देखो आगे मान लो e पावर x, देखो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। तो इसको इनटू में ले जाओ तो ये हो जाए e पावर x इंटू dx, और डेरिवेटिव को इंटीग्रल में। तो आप देख सकते हो इंटीग्रल ऑफ e पावर x भी e पावर x होता है। तो लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ
e power x is e power x and integral of e power x is e power x plus some constant. ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं. ठीक है, अब देखो और आगे बात करते हैं. जैसे आप जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है. तो ये डेरिवेटिव जब इस साइड जाएगा तो इंटीग्रल बन जाएगा. तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x. ठीक है, 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप a पावर x की बात करें तो a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a पावर x log a होता है. तो ये डेरिवेटिव इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रल बन जाएगा. तो इंटीग्रल बन जाएगा. तो आप log a आपका कांस्टेंट है. मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था कि कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं. तो log a पावर x इंटू dx. तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ a पावर x इज a पावर x अपॉन log a. ठीक है, तो आप देख सकते हो इंटीग्रल ऑफ a पावर x इज a पावर x अपॉन log a, जबकि डिफरेंशिएशन में a पावर x इनटू log a होता है. यहां पे इंटीग्रेशन में a पावर x अपॉन log a होता है. ठीक है, उसी तरीके से आप इनवर्स डिगो फंक्शंस का भी कर सकते हैं. ठीक है, इनवर्स डिगो फंक्शंस का जैसे आप जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो ये डेरिवेटिव इस साइड जाएगा तो ये dx मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो इंटीग्रल बन जाएगा. तो आप देख सकते हो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए? साइन इनवर्स x और प्लस सम कांस्टेंट भी कर देंगे हमेशा. ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी का भी निकाल सकते हो. आप जानते हो कि tan इनवर्स x का क्या होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये डेरिवेटिव इधर जाएगा तो इंटीग्रल बन जाएगा. तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स. तो इस तरीके से आप इनवर्स का भी कर लेंगे. अब जो मेनली आपको मुझे समझाना है वो समझाना है आपको x पावर n का. देखो x पावर n के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. जैसे x पावर n का डिफरेंशिएशन, x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x पावर n माइनस 1 होता है. क्योंकि आप देख सकते हो कि x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर को 1 से रिड्यूस कर देता है. डेरिवेटिव क्या करता है? x पावर n की पावर को 1 से रिड्यूस कर देता है. तो इंटीग्रल उसको क्या करेगा? 1 से इंक्रीज कर देगा. तो आप क्या करोगे? रिवर्स में सोच के चलोगे. आप क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको देखना. जैसे आप क्या करोगे? आप पावर एक एक्स्ट्रा ही लेके चलोगे. जैसे आप पावर n लेके चल रहे थे तो आपको n-1 मिल रहा था, लेकिन आप x पावर n लाना चाहते हो तभी आप उसको इंटीग्रल करोगे. तो आप एक एक्स्ट्रा पावर n+1 लेके चल रहे हो. तो x पावर n+1 का क्या हो जाए? n+1 x पावर n+1 -1. इस फॉर्मूले को यूज करके 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया? n+1 x पावर n. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n+1 आ गया n+1 x पावर n. ये डेरिवेटिव इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रल बन जाएगा. इंटीग्रल बन गया. अब मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. तो ये n+1 को आप बाहर लिख लोगे. अब ये n+1 कांस्टेंट को इस साइड ले आओ तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का इंटीग्रल क्या आ गया? x पावर n+1 अपॉन n+1. ठीक है, तो इस तरीके से x पावर n का निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पावर लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि डेरिवेटिव पावर को 1 से कम कर देता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो इसलिए एक्स्ट्रा पावर लेके चलोगे तो आपको x पावर n मिल जाएगा और फिर ये डेरिवेटिव इधर आएगा तो इंटीग्रल बन जाएगा और x पावर n का इंटीग्रल आपको मिल जाएगा x पावर n+1 अपॉन n+1. क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने बेसिक फॉर्मूलेस को कर लिया बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने क्या कर लिया है? जितने भी बेसिक्स फॉर्मूले थे कर लिए हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले. लेकिन मेरा जो बेसिक मोटो था वो आपको क्या था? आपको ये समझाना था कि किस तरीके से अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रल आप फाइंड कर सकते हो.
तो अब इसी तरीके से आप बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रल भी फाइंड कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे और वहां पे और भी क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करते हैं। ओके, बाय।